सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त जा रही होगी। तो हम लोगों ने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग थे। तो हम फटाफट से क्विकली हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रोफार्मा पे हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे को जीएवी निकालना होता है, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करना होता है, जिससे हमारा एनएवी निकल जाता है। फिर कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं 24 के अंदर। तो 24 ए के अंदर स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनएवी है वो अलाउड हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल जो है वो भी अलाउड हो जाती है 24 बी के अंदर। और उससे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का जो है इनकम वो निकल जाती है। ये वाला आपको जो परफॉर्म है सारे हर हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग से बनाना पड़ता है। यानी कि जितने हाउस प्रॉपर्टीज रहेंगे उतने ज्यादा आपके ये परफॉर्मेंस बनते जाएंगे और फिर अल्टीमेटली इन सबको कंबाइन करके आपका जो इनकम है वो निकलेगी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम जो टैक्स करते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को टैक्स करते हैं, ना कि एक्चुअली में क्या मिला है। अब हाउस प्रॉपर्टी जो है आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एलओपी और सेल्फ ऑक्यूपाइड। एलओपी जो है सारी टैक्सेबल होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारे को ये देखना है कि एसओपी रेजिडेंस के लिए है या पीजीबीपी के लिए है। पीजीबीपी के लिए है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। और अगर रेजिडेंस के लिए है यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में खुद एसएससी रह रहे हैं तो 2 एसओपी तक तो एग्जाम्प्ट है, और अगर 2 से ज्यादा है तो 2 एग्जाम्प्ट है। और बाकी सारी डीएलओपी मान के टैक्सेबल हो जाएंगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इंडिविजुअली सबको एसओपी और डीएलओपी में मान के कैटेगरी वाइज जिसमें सबसे ज्यादा आपको बेनिफिशियल लगेगा वो आप ले सकते हो। चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन 22 है, वो ये कहता है कि हमारे को एनुअल वैल्यू निकालनी है, यानी कि जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्स जो है माइनस करना है, जो हमारा टैक्स होगा। और डिडक्शन जो है वो तो मिलेंगी। हम एक्चुअल में जो टैक्स करते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को टैक्स करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है तो बिल्डिंग्स आती है और लैंड अपर्टेनिंग देयर टू आता है। यानी कि जो उस हाउस की बिल्डिंग को यानी कि बिल्डिंग को फुली यूटिलाइज करने के लिए उसका बेनिफिट लेने के लिए जरूरी है वो लैंड भी आता है। जैसे कोई पार्किंग स्पेस, लॉन, ये सब हो गया। अब बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, रेजिडेंशियल हाउसेस आते हैं, शॉप्स, गोडाउन, वर्कशॉप, सिनेमा, होटल, बिल्डिंग सब आते हैं। जरूरी नहीं है कि रूफ हो या ना हो, रूफ नहीं भी है तो भी चल जाता है। जैसे कोई भी स्टेडियम हो या कोई ओपन एयर स्विमिंग पूल या रेस्टोरेंट हो। एक्सेप्शंस क्या है तो कोई भी वैकेंट लैंड है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है अगर वैकेंट लैंड को रेंट पे दिया है तो। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया और बिजनेस है ये करने का तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। अगर कोई सेल परचेज के बिजनेस में है और स्टॉक इन ट्रेड में है हाउस प्रॉपर्टी तो 2 साल तक वो उसके एनुअल वैल्यू जो है डिटरमाइन नहीं होगी। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड कर रखे बिजनेस पर्पज के लिए तो वो भी नहीं आएगा। और बिजनेस पर्पस में बाकी सारे पर्पस भी है, जैसे अगर एम्प्लॉय को दे रखा है या लेट आउट कर रखा है एंसिलरी यूनिट को तो भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट दिया था, यह चार्ट आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ओनरशिप रूल्स देखे थे फिर हमने, यानी कि ओनर जो है उन्हीं के ऊपर टैक्सेबल जो लाइबिलिटी है वो आएगी, उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओनर्स क्या कौन हो सकते हैं, लीगल ओनर भी हो सकता है, कोई बेनिफिशियल ओनर है वो भी हो सकता है, फिक्टिशियस ओनर है वो भी हो सकता है। तो ये हमने देखे थे, आप ये देख लेना। स्पेशल केस देखा था कि फॉरेन प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी जो टैक्सेबल होगा होगा वो होगा अगर आर एंड ओ आर है तो ऑलवेज टैक्सेबल है। एनआर या आर बट एनओआर है तो अगर इनकम जो है इंडिया में रिसीव्ड होगी है तो टैक्सेबल होगा। म्यूनिसिपल टैक्स अगर टैक्सेबल है इंडिया में और म्यूनिसिपल टैक्स फॉरेन में पे हुए हैं तो वो भी डिडक्ट हो जाएंगे। कॉम्पोजिट रेंट देखा था। जॉइंट ओनरशिप का केस देखा था कि सबका अगर ओनरशिप है उसमें कई लोगों की मोर देन वन ओनर है तो सबके इंडिविजुअली हमारे को देखने हैं। तो हम इसमें कैसे देखेंगे, सबके जो शेयर्स है वो निकाल लेंगे और इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाएगा जैसा 24 बी में अलाउड होता है एसओपी या एलओपी के केस में। कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो वो भी पीजीबीपी का ही पार्ट माना जाएगी, इसलिए वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में है तो वो भी हमारी कैलकुलेट होगी आफ्टर 2 इयर्स उसकी एनुअल वैल्यू। एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी का केस हमने देखा था, मतलब देखा नहीं था, लेकिन आप ये जो है रीड कर सकते हो, ये एमसीक्यू में आपके काम आ जाएगा। ये सिर्फ सीए में वालों के लिए है। उसके बाद हमने देखा था कि सेक्शन 23 जो है वो कहता है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है। 22 क्या कहता है कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, 23 बताते हैं एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले डिटरमाइन करो जीएबी, और जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस कर दो तो एनएवी निकल जाएगी। जीएबी में 4 कंपोनेंट देखे थे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एआरआर। इन सब का कंपैरिजन से हमारा जीएबी निकलेगा। एआरआर के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, कोई भी एडवांस रेंट नहीं आएगा, म्यूनिसिपल टैक्स पेड अगर टेनेंट ने किया तो वो भी एआरआर में नहीं आएगा, कोई भी नॉशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा, अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं आएगा अगर एओ सेटिस्फाई हो जाता है। जीएबी कैसे निकलेगा,
तो जीएवी निकलेगा ईआर के कंपैरिजन को एआरआर के से कंपेयर करने से। और ईआर कैसे निकलेगा? ईआर निकलेगा सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है, जो हाईएस्ट आएगा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें से जो सबसे लोअर आएगा। ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड रेंट को एआरआर से कंपेयर करने से जीएवी आ जाएगा, उसके लिए भी आप ये एग्जांपल जो है देख सकते हो। अब अगर हमारा जीएवी निकल गया, अब हमारे को एनएवी निकालना है, तो इसलिए हमारे को म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स को हाउस टैक्स, लोकल टैक्स भी कहते हैं। असेसी ने पे किया है तो ही माइनस होगा, पे ही नहीं किया या असेसी ने पे नहीं किया तो माइनस नहीं होगा। यानी कि ओनली अलाउड इफ पेड बाय असेसी इन द प्रीवियस ईयर, इफ नॉट पेड तो नॉट अलाउड। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स अगर पे किया है तो वो अलाउड नहीं होगा। एसओपी के केस में अलाउ नहीं होगा। अगर म्यूनिसिपल टैक्सिंग दे रखा है, एमवी दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है तो निकल जाएगा। अगर म्यूनिसिपल टैक्स एक्सीड कर जाता है जीएवी को तो वो भी अलाउड है, एनएवी नेगेटिव आ सकता है। फिर हमने देखे थे इंपॉर्टेंट केसेस कि कैसे एनएवी निकलना है। तो उसमें था सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर लेट आउट थ्रू आउट द ईयर है तो जो केस है जैसे हमने ऊपर देखा वैसे निकल जाएगा। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल वैकेंसी की वजह से ही कम है या वैसे भी कम ही रहती। अगर वैसे भी कम रहती तो ईआरई बन जाएगा जीएबी, वरना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जो है वो बन जाएगा जीएबी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अब ये एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि डिडक्शंस अलाउड कैसे होंगे। तो अभी हम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में डिडक्शन देख लेते हैं। तो 30% एनएबी अलाउड हो जाएगा, कोई भी आपका खर्चा हो वो सब मैटर नहीं करेगा, सिर्फ 30% ऑफ एनएबी अलाउड हो जाएगा। खर्चा चाहे 0 हो चाहे 1 करोड़ हो। 24 बी में इंटरेस्ट भी सारा अलाउड हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट में कुछ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, एक साथ अलाउड नहीं होगा। और बाकी सारा जो इंटरेस्ट है वो अलाउड हो जाएगा उसी पीरियड में जब वो पे किया है। फ्रेश लोन लेके इंटरेस्ट को, अगर फ्रेश लोन लेके पुराने लोन को चुकाया तो उस पर भी, फ्रेश लोन पे भी जो इंटरेस्ट है वो भी अलाउड हो जाएगा। लोन किसी भी रीजन के लिए लिया जा सकता है। इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट है जैसे कि पेनल्टी या इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया तो वो नहीं अलाउड होगा। म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए कोई लोन लिया उसको इंटरेस्ट दिया तो वो भी अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे भी अलाउड हो सकता है, यानी कि पे किया है नहीं किया उससे मैटर नहीं करता। अगर बाहर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो तभी अलाउड होगा जब टीडीएस काटा है और कोई एजेंट है इंडिया के अंदर। इंटरेस्ट एलओपी के केस में पूरा अलाउड होगा जितना इंटरेस्ट बन रहा है, और किसी भी रिजिम में अलाउड होगा, चाहे ऑप्शनल रिजिम ऑप्ट किया हो चाहे डिफॉल्ट रिजिम ऑप्ट किया हो। कोई अनपेड परचेज प्राइस है तो वो भी कंसिडर हो जाएगी बोरोड कैपिटल, यानी कि अगर उसमें भी इंटरेस्ट लग रहा है तो वो भी अलाउड हो जाएगा। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू द पीरियड का परफॉर्मर कैसे है वो हमने देख लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एनएबी को स्ट्रेट अवे ही नील माना जाता है, कोई भी उसमें से जो म्युनिसिपल टैक्स है वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन ये जो है बेनिफिट सिर्फ 2 एसओपी के लिए ही मिलेगी, उससे ज्यादा की के लिए नहीं मिलेगी, वो सारी डीएलओपी बन जाएगी। डिडक्शन अलाउड होंगे 24 में, तो आंसर है 24 ए का तो किसी भी रिजिम में अलाउड नहीं होगा, और 24 बी का अलाउड होगा लेकिन सिर्फ किसमें होगा, ऑप्शनल में, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में वो भी अलाउड नहीं होगा। ऑप्शनल में भी कैसे होगा, मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन अगर किसी रेनोवेशन को छोड़, मतलब कंस्ट्रक्शन को छोड़ के किसी और रीजन से लिया हुआ है लोन तो सिर्फ 30,000 ही अलाउड होगा, या फिर 1/4/1999 से पहले लिया तो भी 30,000 ही अलाउड होगा। तो इसका भी हमने देखा था कि सीधा एनएवी निकलेगा नील, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मैक्सिमम 2 लाख अलाउड हो जाएगा, 30,000 अलाउड हो जाएगा। एनी अदर केसेस में मैक्सिमम 2,000 ही अलाउड होगा। तो मैक्सिमम जो लॉस आ सकता है वो 2 लाख का ही आ सकता है। डीएलओपी वाला केस देखा था कि कैसे वो एलओपी की तरह ही चलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टली लेट या पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो पूरी की पूरी लेट आउट मानी जाएगी, जो उसमें एक्सपेक्टेड रेंट है वो, या फिर जो एआरआर लेट आउट पीरियड के लिए मिला है वो, उसमें से जो हायर होगा वो ले लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स इसमें अलाउड होगा, डिडक्शन भी अलाउड होंगे। अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो 2 इयर्स तक तो नील वैल्यू मिलेगी, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड नहीं होगा। 24 ए अलाउड होगा नहीं होगा, 24 बी अलाउड होगा तो वो अलाउड होगा।
पार्ट पोर्शन अगर लेट आउट है और पार्ट पोर्शन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में एरिया वाइज अगर देखें तो उसको टू सेपरेट यूनिट्स मानी जाएगी, सिंगल यूनिट नहीं माना जाएगा, और जैसे प्रोविजन चलते हैं वैसे अलाउड हो जाएंगे। तो ये कुछ केसेस है जहां नॉस्टल इनकम ही हमारी चार्ज हुई, यानी कि वही हमारी जीएबी या एनएबी बनेगी, वॉट एवर द केस। डिडक्शन वाला पॉइंट हमने देख लिया था सबका अलग अलग से। अगर कोई अनरियलाइज रेंट है या एरियाज ऑफ रेंट है तो वो भी टैक्सेबल होगा, 30% का सेंटर डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। सेट ऑफ के केस में देखा था इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड हो जाती है पूरी की पूरी, इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड होएगी लेकिन मैक्सिमम 2 लाख, यानी कि बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। कैरी फॉरवर्ड के केस में सिर्फ हेड से ही अलाउड होगी, यानी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की हेड है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड से अलाउड होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड सिर्फ ऑप्शनल रीजन में होगा, यानी कि डिफॉल्ट रीजन में कैरी फॉरवर्ड जो है अलाउड नहीं होगा। इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आते हैं इस इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो आप लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास कैलकुलेटर जो है वो हमेशा रखें। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है? तो हम क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं एक बार। तो मिस्टर मानस जो है वो ओन करता है 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक बॉम्बे में और दूसरी जो है जहां पे उसकी फैमिली रिसाइड करती है वहां पे। अच्छा, एक बॉम्बे में जहां पे वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और दूसरी दिल्ली में जो कि अनऑक्यूपाइड है। ठीक है। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वो नहीं रहता है उसमें, ठीक है कोई नहीं। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन अ रेंटेड हाउस। तो हम यहाँ पे देखते हैं मिस्टर मानस के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक बॉम्बे में है और एक हमारी दिल्ली में है, और जॉब कहाँ करता है? चंडीगढ़ में। ना ये ऑक्यूपाइड है ना ये ऑक्यूपाइड है, बस ये इसमें खुद इसकी फैमिली रहती है और ये अनऑक्यूपाइड ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹30 लाख एट 10% per annum on 1 अप्रैल 2023. He has not repaid any amount so far. In respect of house property at Delhi, he has taken a loan of 5 lakh at 11% per annum on 1/10/2023 towards repairs. ठीक है। Compute the deduction which would be available to him under section 24B for assessment year 25-26 in respect of interest payable on such loan if he exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC। तो अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले आपको एक जनरल चीज बता देता हूं कि अगर ये ऑप्शन नहीं लेता, शिफ्ट नहीं लेता, तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट में होता, तब नो इंटरेस्ट अलाउड हो जाता। ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। ये मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट एक जनरल बात बता रहा हूं, ये ऐसे रहेगा। इसको भी हम काट देते हैं। अब इसने तो ऑप्शन लिया है, ठीक है, इसने ऑप्शन लिया है और हमारे को क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, कितना अलाउड होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मिस्टर मानस इज सेल्फ ऑक्यूपाइंग एंड अनऑक्यूपाइंग अ प्रॉपर्टी। ही
can take a benefit of nil value NAV for two. आप पूरा लिखना सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड का, मैं एसओपी लिख रहा हूं. फिर ही कैन क्लेम इंटरेस्ट डिडक्शन. ही कैन क्लेम interest deduction under section 24B for two SOPs up to rupees 2 lakh for acquisition, and for other purpose up to rupees 30,000. But maximum allowed deduction is rupees 2 lakh. तो मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन जो है वो 2 लाख की रहेगी. अब उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन allowed under section 24B. तो उसने लिया था 1 अप्रैल 2023 को बॉम्बे के लिए लोन. तो बॉम्बे किसके लिए लिया था? एक्विजिशन के लिए लिया था, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया था. तो प्री पोस्ट वाला नहीं देखा जाएगा. तो लोन कितना लिया था? लोन 50 लाख की था ना. उसने जो लोन लिया था 30 लाख के लिए लिया था 10% पर एनम पे. तो 30 लाख इंटू 10% पर एनम, तो इज इक्वल टू कितना बना? 3 लाख का बनेगा. 3 लाख. बट ये मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? मैक्सिमम अलाउड 2 लाख. मैक्सिमम जो है 2 लाख के लिए ही अलाउड होगा. उसके बाद दूसरा उसने जो है दिल्ली के लिए लिया था लोन. उसने 5 लाख का लोन लिया था और वो लिया था 11% पे. लोन 5 लाख का 11% पे, ये कितना बनेगा? 55,000. लेकिन मैक्सिमम अलाउड कितना होगा फॉर एनी अदर पर्पस, या 1,499 से पहले लिया हुआ सिर्फ 30,000. तो 30,000 यानी कि 2,30,000 आ गया. बट पूरा ओवरऑल मैक्सिमम कितना होगा? बट मैक्सिमम अलाउड is rupees 2 lakh. Therefore, he can claim deduction under section 24B of rupees 2 lakh.
तो पूरे ओवरऑल जो है 2 लाख का ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकता। तो ये जो है आप ये रीड कर लेना, मैंने भी आपको लिखवाया है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ये पूरा का पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो 30 लाख के लिए 30,000 रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 2 लाख का लिए, और 50,000 5 लाख पे 55,000, बट 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो टोटल तो 2,30,000 है, लेकिन मैक्सिमम जो ले सकते हो वो 2 लाख ही ले सकते हैं, तो 2 लाख अलाउड हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है इलस्ट्रेशन 4 की। तो जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं जीएबी निकालने के, वो सारे केसेस के ऊपर जो इलस्ट्रेशन है वो दे रखी है, तो वो हम देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन 4, तो यहाँ से इलस्ट्रेशन से जितने भी हमारे केसेस हैं वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे जो हमने पढ़े थे। तो इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000 पर एनम। फेयर रेंट जो है वो 1,10,000 पर एनम है, और स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स्ड है वो 1,20,000 पर एनम है। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर रेंट ऑफ 11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 and all conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. He paid municipal taxes at 10% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was 40,000 for the year. तो कंप्यूट करनी है हमारे को इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सिंपल सा केस है, तो हम इसको इसी में कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। आगे वाले जो कॉम्प्लेक्स केसेस अगर आएंगे तो वो हम सॉल्व करेंगे पेपर पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फिर फेयर रेंट जो है उसमें से हायर लेना होता है। तो उसका हायर क्या हुआ, 1,30,000, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितना, जो कि स्टैंडर्ड रेंट है। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना हो गया, 1,20,000 पर एनम, यानी कि हमारा 1,20,000 पर एनम जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब इसको हमें कंपेयर किससे करना है, इसको हमारे को कंपेयर करना है जो पूरे साल में हमारे को एवरेज रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल मिला माइनस कोई भी अनरियलाइज रेंट। तो हमारे को पूरे साल में कितना मिला है, 11,000 हमारा फिक्स था रेंट प्रॉपर्टी का, इंटू 12 किया, यानी कि 1,32,000। 11,000 फिक्स था इंटू 12। आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते देखिए, तो 1,32,000 आंसर आया, यानी कि हमारा जो पूरा जो रेंट आया वो आया 1,32,000, और हमारी की अनरियलाइज रेंट की जो कंडीशन थी रूल 4 की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि हम 1,32,000 में से इस 11,000 को माइनस कर सकते हैं। तो 1,32,000 में से अगर हम 11,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया आंसर, जो आया वो आया 1,21,000, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, वो था 1,20,000। तो इसका मतलब हम लोग जो अपना रेंट लेंगे यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे वो 1,21,000 लेंगे। अब अगर 1,21,000 हमने ग्रॉस वैल्यू ले ली, तो उसमें से हमारे को म्युनिसिपल टैक्स जो पे हमने किया है वो माइनस करना है, जिससे हमारा एनएवी निकल जाएगा। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया, तो वो दिया 10%। तो 10% दिया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज में दिया होगा तो जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उसमें से मल्टीप्लाई करना है तो टैक्स निकल जाएगा। तो 1,30,000 का 10% कितना हुआ, 13,000 हुआ। तो 13,000 जो है वो हमारा जीएबी से माइनस हो जाएगा। तो हमारा 1,08,000 का हमारा जो एनएवी है वो आ जाएगा।
अब 1,08,000 के एनएवी से हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 24A के वो माइनस होंगे, जो कि 30% आता है। और 30% किसका होता है? 1 लाख एनएवी का होता है, यानी कि 1,08,000 का होगा। तो इसका 0.3 हमने किया तो ये आ गया 32,400, यानी कि 32,400। और इसमें से हमारा जो, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दे रखी है, तो जितना भी हमारा इंटरेस्ट है वो सारा अलाउड हो जाएगा, एनी अमाउंट। तो ये 40,000 के तो 40,000 भी हमारा अलाउड हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 35,600। हम आगे वाले क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम अच्छे से एक बार इसको लिख के करेंगे। आपको ऐसे स्टेप्स कैलकुलेट, इस तरह से स्टेप्स लिखने की कोई ऐसे नीड नहीं होगी जब आप पेपर में सॉल्व करोगे। तो आंसर है 35,600 जो कि हमारा आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बारी आती है कि जो प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है, या वो वैकेंट थी फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5। तो इलस्ट्रेशन 5 क्या कहता है, पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 2,50,000 पर एनम, यानी कि 2,50,000 पर एनम की म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है। फेयर रेंट जो है वो 2,20,000 पर एनम है। और स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट है वो 2,10,000 है। तो इधर ही हम अगर नॉर्मल देखें तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बनना चाहिए? तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो बनता है वो 2,10,000 बन जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो लेट आउट हुई है वो 20,000 पर मंथ पे लेट आउट हुई है, लेकिन टेनेंट ने वैकेंट कर दी प्रॉपर्टी। कब वैकेंट कर दी? 31 जनवरी को वैकेंट कर दी। तो अगर हम टाइमलाइन में देखेंगे तो कैसे होगा? तो अप्रैल से लेके मार्च तक की अगर हमारी टाइमलाइन होती है, तो जो टेनेंट है उसने वैकेंट करी है 31 जनवरी को। यानी कि 3 जनवरी को करी, यानी कि 2 महीने तक जो प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रही है। 2 महीने तक वैकेंट रही है, यानी कि पूरे के पूरे अप्रैल से लेकर जनवरी, 10 महीने तक हमारी प्रॉपर्टी वो थी, लेट आउट थी। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 20,000 का 10 मंथ 2 लाख रुपीस आता है। लेकिन अगर हमारा वो देखेंगे 20,000 इंटू 12 करके तो 2,40,000 आता। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 2,10,000 है, लेकिन आता 2,40,000 अगर पूरे टाइम के लिए होता। तो ओइंग टू वैकेंसी हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, आंसर किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे? हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, क्योंकि हमारा 24-25 का चल रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, बट restricted to restricted to what?
स्टैंडर्ड रेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 2,10,000। उसके बाद हमारे को देखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना था, ARR। अच्छा, इसमें एक अनरियलाइज रेंट वाला भी पोर्शन है, वो भी है, वो भी माइनस हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या बनता है इससे। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना था, वो था 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख, लेस 20,000 जो हमारा वो था अनरियलाइज रेंट, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ये 1,80,000 आ गया। तो अब हमारे को ये लाइन लिखनी होगी कि इन दिस केस actual rent received या receivable is lower than expected rent owing to vacancy. So property's gross annual value will be ARR। तो ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। तो हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, जीएवी लिखेंगे। जीएवी हमारा 1,80,000 आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें से म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना था, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन था 8%। किसका, 2,50,000 का 8%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2,50,000 का हम लोग 8% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,50,000 का 8% जो आया वो आया 20,000 रुपीज। तो 20,000 जो है माइनस हो जाएगा, तो इससे हमारा एनएवी आ जाएगा। एनएवी कितना आएगा, 1,60,000। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A ये माइनस करेंगे एट 30%। और किससे माइनस करेंगे, एनएवी का 30% लेंगे। तो 1,60,000 का एनएवी का हमारा 30% कितना होता है, 48,000। तो ये जो है माइनस हो जाएगा। और लेस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो था वो 65,000 का था, तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। मैंने एक्चुअली क्या है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे हैं, आप लोग पूरा का पूरा फुल उसको लिखना है। जैसे ईआर की बजाय एक्सपेक्टेड रेंट लिखना, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये सब लिखना, जीएवी की बजाय ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन पूरा लिखना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B पूरा लिखना। तो ये 65,000 है, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो आ जाएगी। तो 1,60,000 माइनस 30% माइनस 65,000, ये आ जाएगा हमारा आंसर 47,000। तो आप लोग इस तरह से इसको करना सॉल्व। अगर हम देखें कि हमारा इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो आया हमारा 47,000 आया है। ये जो नोट है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, तो इसमें हमने क्या देखा था कि स्ट्रेट अवे जो हमारा एनएवी है वही जीरो हो जाता है। तो एनएवी जीरो हो जाता है, बस सिर्फ डिडक्शन का जो है एक्सपेंस वो अलाउड होता है।
और वो भी सिर्फ इंटरेस्ट वाला। तो हमारे को इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशंस देखनी है, तो हम वो फटाफट से करते हैं कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इलस्ट्रेशन 6 रीड करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन को क्या कहता है। तो पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर। ठीक है। शी स्टेज विद हर फैमिली इन द हाउस। द रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ। Municipal valuation is 28,000 per annum. Municipal taxes paid is rupees 8,000. The home house construction began in April 2018. 2018 में चालू हुआ था with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited at 9% per annum on 1/4/18, यानी कि 1/4/2018 को यह जो लोन है इसका लिया गया है। कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो कब हुआ है, वो कंप्लीट हो गया 30 नवंबर 2020 में। तो जो भी इंटरेस्ट है वो कितना था, वो 3,60,000 था। ये हमारे को इन्होंने कैलकुलेशन पहले ही दे दी, तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, यानी कि प्री कंप्लीशन पीरियड में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो इंटरेस्ट होता है, जिसमें जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है, उसकी हमारे को वो दे रखी है कैलकुलेशन। तो ये हमारे काम आ जाएगी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये कह रहे हैं कि ऑन 31 मार्च 2025 पूना पे 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट, यानी कि 2,40,000 रुपए उन्होंने पे कर दिए, यानी कि इंस्टॉलमेंट ही पे करी होगी, जिसमें से 1,80,000 जो है वो इंटरेस्ट का वो था। जिसका मतलब हमारे को समझ में आता है कि 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट। कोई भी प्रिंसिपल प्रीपेमेंट नहीं करी है इस डेट से पहले, यानी कि जो करी है अभी ही करी है। तो हमारे को इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर कंप्यूट पूर्णा's इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर assuming that she has exercised the option of shifting out of default tax regime, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से वो शिफ्ट आउट हो रही है। अगर शिफ्ट आउट नहीं हो रही होती तो इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं होता, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, सिर्फ आपका ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ही अलाउड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। तो इसके हमारे को कैलकुलेशन देखनी है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें है नहीं, तो हम सिंपल से इसका जो आंसर है वो सीधा एक बार कर लेते हैं। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट है वो प्लस जो 3,60,000 का इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। तो 2020 में अगर इंस्टॉलमेंट हो गई थी, मतलब खत्म हो गया था ये कंस्ट्रक्शन, तो कब से मिलेगा, 2021 में मिलेगा, 2022 में मिलेगा, 2023 में मिलेगा और 2024 में भी मिलेगा, बिकॉज फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2024 में आएगी। तो 3,60,000 की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तो कितना हो गया, 1.8 लाख प्लस 60,000 की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट हमारी होगी 72,000.72 लाख। तो ये बन गया हमारा 2,52,000। बट ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पे, 2 लाख रुपीज पे, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, 2 लाख तक का ही अलाउड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन वो निल हो जाती है, एनएवी निल हो जाती है, ये हमने देख ली थी। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे सिर्फ डिडक्शन अलाउड होता है, बिकॉज एनएवी निल है, तो 24A वाला जो डिडक्शन है वो भी अलाउड नहीं होता। तो आपको अलाउ क्या होगा, सिर्फ 24B का डिडक्शन अलाउड होगा। राइट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया गया है, वो 1/4/99 के बाद लिया गया है। 99 से पहले लिया होता तो 2 लाख भी अलाउ नहीं होता, कम अलाउड होता। फिर ये प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड होगा, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो चाहे पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो। तो 1,80,000 बन रहा है,
जो 24-25 का है, और जो प्री कंस्ट्रक्शन का 5 इंस्टॉलमेंट्स बन रही है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो कितनी बन रही है? 72,000। तो टोटल 252,000, बट अलाउड कितना होगा? सिर्फ 2 लाख। तो ये लॉस बन जाएगा, माइनस नेगेटिव में आएगा, यानी कि लॉस बन जाएगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसको एज अ लेट आउट ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि इसका जो ईयर है वो पूरा लिया जाता है। ये भी हम लोग इसमें ही देख लेते हैं, ज्यादा इतना वो नहीं है। कैलकुलेशन वाला मैंने आपको एक बता दिया था, आप वो वाला जो है उससे आप बाकी सारे आपके बन जाएंगे। तो श्री लक, राज लक्ष्मी ओन करती है हाउस प्रॉपर्टी एट अद्यार इन चेन्नई। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो 5 लाख है, और फेयर रेंट जो है वो 4,20,000 है। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 4,80,000 है। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2024। यानी कि अगर टाइमलाइन की बात करें हम, इलस्ट्रेशन 7 की टाइमलाइन की अगर बात करें, तो अप्रैल से लेके मार्च तक में ये दिसंबर तक लेट आउट था। उसके बाद क्या कहते हैं? दे आफ्टर टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। तो टेनेंट ने जो है प्रॉपर्टी वो वेकेंट कर दी, और श्रीमती राजलक्ष्मी जो है वो उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ही यूज करने लग गई, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर could not be realized spite of the owner's effort. All condition prescribed under rule 4 are satisfied. यानी कि मिला कितना रेंट है? यानी कि सिर्फ दिसंबर तक का नहीं मिला है और नवंबर का भी नहीं मिला है। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का रेंट मिला है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स का जो रेंट है वो मिला है, वही माना जाएगा ARR। She paid municipal taxes 12% during the year. She has paid interest of 25,000 for the amount borrowed for repairs for the house property. तो रिपेयरिंग के लिए पे किया 30,000 तक अलाउड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, और पूरा अलाउड होता है आपकी पूरी में, और ये पूरी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इस वजह से इसमें पूरा अलाउड हो जाएगा, यानी कि 30,000 से ज्यादा भी होता है वो भी अलाउड हो जाता है। तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। तो 5 लाख और 4,20,000 का हायर 5 लाख, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से 4,80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 4,80,000 आ गया। उसके बाद ARR, तो ARR कितना है? 50,000 इंटू 7, वो 3,50,000 आ गया। तो अनरियलाइज रेंट है साथ में, और वैकेंसी की वजह से है। ये 3,50,000 आ गया। अच्छा, ये वो वाला केस तो है नहीं, मतलब अनरियलाइज रेंट है सिर्फ इसमें। तो 3,50,000 ARR आ गया, यानी कि हायर क्या लिया जाएगा? वो लिया जाएगा 4,80,000। ये हमारे को हायर वाला लेना है, तो यही हमारा GAV बन गया। इसमें से हमारे को म्यूनिसिपल जो टैक्स है वो माइनस करने हैं। म्यूनिसिपल टैक्स कितने हैं? वो 12% है। तो 12% किसका लेना है हमारे को? 50,000 का लेना है। तो 12% 50,000 का कितना हुआ? सॉरी, 5 लाख का कितना हुआ? 60,000। तो हमारा जो NAV बनेगा वो कितना बन जाएगा? 4,20,000। NAV 4,20,000 बन जाएगा। उसमें से हम माइनस कर देंगे 30%, हमारा 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसमें से माइनस कर देंगे जो रेंट पे इंटरेस्ट पे हुआ है। तो हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा वो 2,69,000 आएगा। सिंपल से है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डीम टू बी लेट आउट, तो डीम टू बी लेट आउट में क्या होता है कि अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, तो असेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के उनकी वैल्यू नील, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है उनकी ER जो है कैलकुलेट करे। अप टू 2 यानी कि एग्जेम्प्ट होती है। तो डीम टू बी लेट आउट का अगर केस हो,
ये अच्छा केस है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन आएगा आपका डीम टू बी लेट आउट का तो इसी तरह से आएगा, और कोई दूसरे तरीके से नहीं आएगा। तो गणेश है, उसके 3 हाउसेस है, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस उसने प्रीवियस ईयर के लिए दे रखे हैं। हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन सबकी दे रखी है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज जो है वो दे रखी है। ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे हैं वो दे रखे हैं। इंटरेस्ट बता रखे है ऑन मनी borrowed फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर 55,000, और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी borrowed इन अप्रैल 2017 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 1,75,000। ठीक है। Compute Ganesh income from house property for assessment year 25-26 and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। कौन से हाउस को उसको कौन से हाउसेस को अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है? सिंपल है इसका, हमारे को सबसे पहले इनके सबके वो निकालने पड़ेंगे, टैक्सेबल वैल्यू कितनी बन रही है। तो जिसमें सबसे ज्यादा आएगी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। तो एक से ज्यादा मतलब, क्योंकि दो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, तो जिसमें सबसे कम आएगी उसको आप डीम टू बी लेट आउट मान लेना। यानी कि टैक्सेबल इनकम तो आएगी, बट कम किस में आएगी वो हमारे को देखना है। इलस्ट्रेशन 8 है। इलस्ट्रेशन 8। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ये हमारे को कंप्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे खांचे बना लेते हैं, हाउस 1 के लिए, हाउस 2 के लिए और हाउस 3 के लिए। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख, 3,60,000 और 3,30,000। 3 लाख, 3,60,000 और 3,30,000 है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, हमारे को हायर लेना है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू फेयर रेंट। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो बन जाएगा 3,75,000, 275, 380। 3,75,000, 275, 380, 275,000 और 3,80,000, ये हमारा स्टैंडर्ड रेंट है। और रिस्ट्रिक्ट करना है हमारे को एक्सपेक्टेड रेंट से, ओ सॉरी, फेयर रेंट से। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो निकल आएगा। तो मैं सीधा एक्सपेक्टेड रेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सीधा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट लिख देता हूँ। आप देखिए और बताइए क्या बनना चाहिए। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इन दोनों का हायर लिया 3,75,000, पर रिस्ट्रिक्ट हो गया 3,50,000 पे। तो ये बन गया 3,50,000। 3,50,000। 3,60,000 और 2,75,000 में हायर जो है वो 3,60,000 है, और रेस्टेट हो जाएगा 370 तक। बट वो तो लोअर है, तो 360 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। लोअर मतलब कि उस पे रेस्टेट होता है, बट अगर स्टैंडर्ड रेंट से नीचे ही आ रहा है
तो फिर हम वही लेंगे। 3,30,000 MB है। फेयर रेंट जो हमारा 3,80,000 है, तो हायर लिया 3,80,000। बट रिस्ट्रिक्ट कितने पे हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट पे 375 ही है, तो 375 हमारा स्टैंडर्ड रेंट बन जाएगा। उसके बाद ARR। अच्छा, ARR का तो इसमें है ही नहीं, आई मीन क्योंकि अभी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ARR जीरो हो जाएगा, तो ER ही हमारा GAV बन जाएगा। तो यही हमारा GAV बन गया। अब इस GAV में से हमारे को म्यूनिसिपल वैल्यूएशन माइनस म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना कितना है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो 12, 3 लाख का 12%। उसके बाद 3,60,000 का 8%, 28,800 आता है ये। और 3,30,000 का 6%, 19,800। 19,800 आ गया, तो ये हमारा NAV बन जाएगा। NAV, तो 3,50,000 लेस 36,000 कितना बना? 3,14,000। 3,60,000 लेस 28,800 कितना बना? 3,31,200। और 3,75,000 माइनस 19,800 कितना बना? 3,55,200। तो ये हमारे NAV बन गए। अब हमारे को इसमें से क्या माइनस करना है? तो हमारे को इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट 30%। दूसरा क्या माइनस करना है? दूसरा हमारे को इंटरेस्ट माइनस करना है अंडर सेक्शन 24B। तो हम अगर ये देखें तो 3,14,000 का हमारा 30% कितना आता है? 94,200 आता है। 331 का 30% कितना आता है? 331,200 का 30% कितना आता है? तो ये आता है 99,360। और 3,55,200 का 30% हमारा आता है 1,06,560। 1,06,560। अब उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट है 55,000 का, और 175,000 का दूसरा इंटरेस्ट है, वो भी अलाउड हो जाएगा। तो हमारी इनकम बन जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीनों घरों की इनकम जो है वो निकल जाएगी। तो 3,14,000 प्लस 94,200, तो 2,19,800। तो 3,31,200 लेस 30% और लेस 55,000, तो ये बन जाएगा 1,76,840। और 3,55,200 लेस 1,06,560 लेस 1,75,000, और ये बन जाएगा 73,640।
तो सबसे लो इनकम किस में आ रही है, 73,640 में आ रही है। तो इन दोनों को तो एसओपी मान के इसको ड्यू टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। आप जो है ये चीज लिख सकते हो बाद में। तो हम देखें तो आंसर क्या है, 2,19,177,640। तो गणेश कैन ऑप्ट आउट टू ट्रीट एनी टू ऑफ द अबव हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आप लोग जो है वो चीज एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या से इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो आप उस चीज को उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ मतलब चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इन्होंने इतना आपको इसको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर से ये लिखा है कि ऑप्शन 1 और 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे, ऑप्शन 3 को डीम टू बी लेट आउट करेंगे, तो डीम उसको डीम टू बी लेट आउट करेंगे तो इनकम कितनी आएगी, 73,640। फिर दूसरे ऑप्शन में अगर ऑप्शन 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे और 2 तो डीम टू बी लेट आउट करेंगे, तो 2 की कितनी थी, 176,840, तो ये आएगी। और तीसरा अगर 2 और 3 को एसओपी करेंगे और 1 को डीम टू बी लेट आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2,19,800। तो ऑप्शन 1 जो है वही बेनिफिशियल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 और 2 को एसओपी मान लो। ऑप्शन 1 क्या था, 1 एंड 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और 3 को ड्यू टू लेट आउट। तो ये इन्होंने बोला कि ऑप्शन 1 जो है वो बेनिफिशियल है, तो 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते, 3 को ड्यू टू लेट आउट कर दें। और ये है अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में करता है, और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में नहीं करता है तो कैसे होगा। तो आप देखिए, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ये फॉलो नहीं करता है, नहीं तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम में जाता है, तो उसमें ऑप्शन 1 में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है पहले को तो नील आएगी। सेकंड को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है, सेकंड को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है तो इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है तो उसकी एनएवी सीधा ही जीरो हो जाएगी। तो एनएवी जीरो हो जाएगी और 30,000 तक का उसको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा आउट ऑफ 55,000। तो वो उसका क्या बन जाएगा, वो उसका लॉस बन जाएगा। तो ये इस तरह से कर सकता है। और ये वाली जो है डीम टू बी लेट आउट हो जाएगी, तो 73,640 का आएगा। तो टोटल इसकी जो आएगी लाइबिलिटी और टैक्सेबल इनकम वो 43,640 आ जाएगी। अगर ऑप्शन 2 को करता है, ऑप्शन 2 हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है और 2 को डीम टू बी लेट आउट मानता है, तो अगेन 1 और तो निल है। 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो अलाउड हो जाएगा। क्योंकि एनएवी जो है वो निल आ जाएगी। तो उस केस के अंदर जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो 1840 आएगी। और अगर ऑप्शन 3 यानी कि 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है और 1 टू डीम टू भी लेट आउट मानता है, तो उसका जो आया वो 2,19,800 आया। और दोनों के जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उस वजह से लॉस आ जाएगा बिकॉज एनएवी निल है। तो इसमें भी निल, इसमें भी निल। तो ये 2 लाख जो है अलाउड होएगा। दोनों एसओपी का मिला के 2 लाख ही अलाउड होता है। सिंगल सिंगल का 2 लाख करके दोनों का टोटल मिला के भी 2 लाख ही अलाउड होता है। तो ये 19,800 आ जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन 2 जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन 9 ये हमारा किस पे है, पोर्शन लेट आउट है और पोर्शन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को सिंगल यूनिट ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको हाउस प्रॉपर्टी उसकी तरह से ट्रीट करनी है जो आपका लेट आउट है, और जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो उसका एनएवी तो निल रहेगा। आप उसके ऊपर उसका जो इंटरेस्ट का जो वो है खर्चा, वो एज अ लॉस क्लेम कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, कोई इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन 10 भी आप देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन 11 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी कोई जो चीजें इसमें है दे रखी वो सारी कवर कर रखी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टी बाई के यानी कि टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन।
तो हम उन क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करने की यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मिस्टर रमन is a co-owner of a house property along with his brother holding equal share in the property। ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है 1,60,000 की। फेयर रेंट दे रखा है। एसआरआर दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। और रेंट रिसीव दे रखा है 15,000 per month। Loan for the construction of this property is jointly taken and the interest charged by the bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid. Interest on the unpaid interest is 450. To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charge on this loan is 5,000। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 5100 है जो कि टेनेंट ने पे किया है। तो हमारे को कंप्यूट करनी है इन दी हैंड्स ऑफ रमन। तो सिंपल सा हमारे को इसमें देखना पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 हमारा रेंट जो है ARR है वो है। तो हम देखेंगे हमारा सबसे पहले इसमें एक्सपेक्टेड रेंट क्या बनेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो बनेगा वो बनेगा 1,60,000। उसके बाद हमारा जो ARR है वो 1,80,000 है। तो हमारा GAV जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो 1,80,000 बन जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स क्या अलाउड होगा, तो आंसर है नहीं, म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा बिकॉज टेनेंट ने पे कर दिया है। तो यही हमारा NAV बन जाएगा 1,80,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% वाला, तो आंसर है यस वो मिलेगा। तो 1,80,000 का 30% कितना होगा, 54,000 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करता है। तो इंटरेस्ट में ये कहता है कि 25,000 का इंटरेस्ट था, 21,000 का पे हुआ है। तो 25,000 का जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा, क्योंकि इसमें पे बेसिस पे नहीं देखना है, ड्यू बेसिस एक्रू बेसिस पे। अगर आपका पेबल है तो आपका अलाउड हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज ₹450। क्या ये अलाउड होगा, तो आंसर है ये अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और इंटरेस्ट है जो फ्रेश लोन पे लिया है, जो लोन यूज करा है पुराने लोन को रीपे करने के लिए, तो क्या वो इंटरेस्ट अलाउड होगा, तो हमने पढ़ा था वो इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाता है। तो 25,000 का इंटरेस्ट और अलाउड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो अलाउड होगा वो 25,000 प्लस 5,000 जो है अलाउड होगा, यानी कि 30,000 अलाउड हो जाएगा। तो हमारी जो इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी की वो आ गई 1,26,000 लेस 30,000, 96,000। ये हमारी इनकम जो है आ जाएगी। तो इसमें कुछ भी इतनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं थी, सिर्फ ये दो इंटरेस्ट जो तीन इंटरेस्ट दे रखे हैं, 25,000 का इंटरेस्ट, 450 का इंटरेस्ट और 5,000 का इंटरेस्ट, इसमें से सिर्फ 450 वाला जो है वो डिसअलाउ होगा, बाकी सारे अलाउड हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे नोट करके एक लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। बाकी इसमें कुछ भी इतना वो प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये भी यहाँ पे अगर सॉल्व हो जाएगा तो यहीं कर देंगे। तो मिस्टर एक्स है, वो ओन करते हैं वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। हाउसेज हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब दो फ्लोर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 per month। The rented unit was vacant for 2 months during the year. The particulars for the house for the previous year 2024 are as under। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 1,62,000 पर एनम है। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो 1,90,000 है। फेयर रेंट जो है 1,85,000 है। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स जो पेड बाय मिस्टर एक्स है वो 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स, ये सारे खर्चे बताए हुए हैं। तो हमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ
मिस्टर एक्स इफ यू एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, यानी कि वो शिफ्ट आउट हो रहा है, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रीजन में जा रहा है, सॉरी ऑप्शनल टैक्स रीजन में जा रहा है। मिस्टर एक्स जो है, तो मिस्टर एक्स ओन करते हैं वन रेजिडेंशियल हाउस मुंबई के अंदर। हाउस के जो है टू आइडेंटिकल यूनिट्स है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अनदर यूनिट जो है वो रेंटेड है। ठीक है, और रेंट जो है वो 8,000 पर मंथ है। रेंटेड यूनिट जो है वो वैकेंट था 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 जो है वो दे रखी है। तो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,62,000 पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है 1,90,000 पर एनम। फेयर रेंट दे रखा है 1,85,000 पर एनम। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, तो हमारे को क्या लेना है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का जो है हायर लेना है, बट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हुआ तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, वो है 1,62,000, तो इस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी हम निकाल रहे हैं किसका, रेंटेड प्रॉपर्टी का, यानी कि जो लेट आउट हुई है। तो अब ये पूरी घर की है तो इसका हाफ लेंगे, तो हाफ कितना हुआ, 2 करेंगे तो 1,62,000 का हाफ करेंगे अगर, तो ये आएगा 81,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो आ गया वो 81,000 आ गया। और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, वो 8,000 है इंटू 10, यानी कि 80,000। तो इसका मतलब हमारा अगर लेट आउट नहीं होता और रेंट लेट आउट जो है वो 2 मंथ्स के लिए वैकेंट नहीं होता, तो हमारा ज्यादा आता है, यानी कि ओ इंटू वैकेंसी ये है। तो इसलिए हमारा जो जीएवी बनेगा वो कितना बनेगा, वो 80,000 ही बन जाएगा। जीएवी हमारा 80,000 बन जाएगा। अब उसमें से हमारे को म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो माइनस करनी है, 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अगेन 1,90,000 पूरे घर का है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका 5%, ये कितना अलाउड हो जाएगा, ये 4,750 जो है अलाउड हो जाएगा। तो 80,000 से अगर हम 4,750 माइनस कर देंगे तो 75,250 हमारा आंसर जो है आ जाएगा एनएवी का। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तो 30% माइनस करेंगे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 575। और क्या माइनस होगा इसमें से, और इसमें से माइनस होगा हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है हमने पे कितना किया, वो पे किया हमने 1,500 पर मंथ। 1,500 पर मंथ पे किया, लेकिन ये 2 यूनिट्स के लिए किया है। तो सिंगल यूनिट का कितना रहेगा, सिंगल यूनिट का रहेगा 750 पर मंथ। तो इसको मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 9,000। जो 9,000 है वो हमारा इंटरेस्ट जो है वो भी खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो 22,575 माइनस 9,000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7,550 माइनस 22,575 माइनस 9,000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रेंट आउट प्रॉपर्टी से हमारा जितना भी वो हुआ है इनकम। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें से भी हमारे को अलाउड हो जाएगा। तो उसमें से हमारे को क्या अलाउड होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनएवी तो सीधा नील हो जाती है, तो 24A का डिडक्शन भी नहीं मिलता, तो 24B का डिडक्शन जो है वो मिलता है। तो 24B का यानी कि इंटरेस्ट जो है हमारा वो 9,000 अलाउड हो जाएगा, तो इससे हमारा लॉस आ जाएगा 9,000 रुपीज का। तो हमारा जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी आएगी, हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो आएगी 43,675 लेस 9,000, 34,675। ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
बाकी जो है आपके लिए होमवर्क है। अब ये वाले जो है बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमने सारा कुछ ऊपर कवर कर लिया है। बस आपको कुछ जगह डेट्स जो है वो चेक करके रखनी है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जगह इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस आपको करनी पड़े। तो वो आप कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा, तो आपका ये जो है सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और इसी के साथ हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हाउस प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और हाउस प्रॉपर्टी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार अटेम्प्ट में पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी आप मेरी वीडियोस देखिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस जो स्टडी मेट के हैं वो सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से बन जाएगा। थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वीडियो भी, और इस चैनल के बारे में भी बताइए। बाय बाय। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।